हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो मैं आपका फिजिक्स फ्रेंड मनीष कुमार। हमने चालू कर रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर जो अपना है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या लास्ट क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था हमने विद्युत विभव क्या होता है। अच्छा, विद्युत विभव उसके पता चल गया उसका। और उसके बाद हमने देखा था कि इसका कंसेप्ट होता क्या है। बिकॉज होता क्या है अधिकांशतः हम क्वेश्चन जो आता है हमारे लिए विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, हमको उसको आसानी से लिख देते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चों में को ये नहीं पता होता है कि इसका फंडा है क्या, क्या है इसका मतलब, इसको वास्तविक अर्थ इसका क्या होता है। उसको हमने समझाया था कल। ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट इसको बढ़ाते हुए अगला जो चैप्टर मतलब चैप्टर में जो अगला टॉपिक है उसको चालू करेंगे। ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ा था हमने? लास्ट तो किया था हमने, देखो। लास्ट हमने यहां पर छोड़ा था विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन देखी थी कि, और लास्ट फॉर्मूला हमने निकाला था, ड्राइव किया था कि वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या आता है, डब्ल्यू बी माइनस ए अपॉन क्यू नॉट। दैट्स मीन हमने इसकी परिभाषा भी निकाली थी कि किसी परीक्षण आवेश को यानी कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। जब तो हम क्या था, जो विभवांतर था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, उसमें आवेश को क्यू नॉट आवेश को कहां से ला रहे थे, अनंत से लेकर आ रहे थे। लेकिन इसमें हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें क्या किया कि किसी उसको अनंत से ना लाने की बजाय किसी बिंदु तक, किसी बिंदु से लाया। ठीक है। ये हमने देखा। तो नेक्स्ट अब हम हमारी हेडिंग है क्या, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव देखेंगे हम। ठीक है। और हाँ, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आवेश का प्रवाह कैसे होता है। जो आवेश का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यानी कि हाई टू लो। इट्स मीन मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जो कि एक टैंकर में मतलब छोटे टैंकर में क्या है, छोटे टैंकर में 100 लीटर पानी है, वहीं दूसरे वाले में 500 लीटर पानी है। लेकिन जो छोटे वाला टैंकर है उसमें उसका जो स्तर है वो क्या है, छोटे वाले में स्तर हाई है, वहीं जो बड़ा वाला है उसमें क्या है, स्तर कम है। लेकिन ऐसी स्थिति में छोटे में पानी की मात्रा तो अधिक है, पानी की मात्रा कम है, लेकिन बड़े में पानी की मात्रा अधिक है। फिर भी जो फ्लो होगा वाटर का, पानी का फ्लो होगा, वो छोटे से बड़े की तरफ हो रहा था। ठीक है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। अब अपने आते हैं अपने टॉपिक पर कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है भाई, हमें किसी बिंदु पर इसका डायग्राम आपको बताते हैं। डायग्राम बताने के बाद ही हमको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा आखिरकार मामला है क्या। ठीक है, देखो। हम्म हम्म हम्म। मान लो कि यहां पर अपने पास, जैसे देखो अपने पास ये एक आवेश है, ये कोई भी आप मान सकते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव इसको मान सकते हो ना। देखो ये हमने मान लिया कि हमने पास ये क्या है, क्यू आवेश है। क्या है? क्यू आवेश अपना ये रहा। अब हमें इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी, इससे इस पर आर दूरी पर स्थित, हमने माना कि ये दूरी क्या है अपनी आर दूरी, इस पर कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है। दैट मीन ऐसे मान लिया हमने कि यहां पर कोई बिंदु क्या है, पी हमारे पास स्थित है, यहां पर पी बिंदु स्थित है। अब मैं बोलूं आपसे, अब देखो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अपनी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अपनी इस तरफ। ठीक है, कंफर्म।
ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। अब इसी बिंदु P पर किसी अनंत दूरी से, कहाँ से, अनंत से हमें कोई बिंदु कहाँ तक लाना है, P तक लाना है। अब मान लो कि भाई कि हमने देखा कि कोई अनंत दूरी क्या है अपने पास, ये मान लो, ये हमने क्या मान ली, अनंत दूरी मान ली, ये क्या है अपना अनंत हो गया। ठीक है, यहां से हमको कोई बिंदु, जो बिंदु परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश क्या होता है, इकाई आवेश होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, परीक्षण आवेश कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि परीक्षण आवेश का मान कितना होता है, परीक्षण आवेश का मान होता है इकाई। ठीक है, इकाई आवेश। इसको यहां से हमें बिंदु P तक क्या है, लेकर आना है, परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लेकर आना है। अब देखो, हम सीधे, हमको इतनी दूरी का पता नहीं है क्योंकि अनंत से लेकर आना है, तो क्या इस जो पथ है अपना अनंत से बिंदु P तक का पथ, इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। मान लो कि जैसे हमने बोला कि ये कोई अल्पांश है, हमने छोटे छोटे अल्पांशों में इसको विभाजित किया और मान लिया कि ये कोई आवेश, ये अल्पांश है, ये मान लो बिंदु A और ये मान लो B। अब अपना का जो एक तरीके से क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि A से B तक लाने में किया गया कार्य तो DW हो जाएगा, वो अल्पांश कार्य हो जाएगा ना, उसको निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के कारण और फिर टोटल लेकर के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीधा फंडा है इसमें। अब देखो, हम यहां से लाएंगे A से B तक। ठीक है, अब भाई ये A से B तक ला रहे हैं लेकिन अनंत से लेकर आ रहे हैं। अब देखो आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस साइड से इस साइड की तरफ है, जबकि हम जो आवेश है अपना परीक्षण आवेश, उसको कहां से लेकर आ रहे हैं, इधर से इधर लेकर आ रहे हैं। दैट्स मीन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो अपनी दिशा है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपको समझ में आया। तो हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर कोई बिंदु P कोई स्थित है, जहां पर हमें विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को नोट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य की क्या करेंगे, गणना करेंगे। चलो भाई, अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा। और हाँ, यहां से यहां की दूरी मैंने आप यहां से यहां की दूरी क्या है, x है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x मान लो, क्या मान लो, x। ठीक है, और इसकी जो अल्पांश की दूरी हमने क्या मानी, अल्पांश की दूरी हमने मानी dx। ठीक है, अल्पांश है अपने पास ये। अब देखो लिखो कि अतः एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में A से कहां, B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये निकालते हैं, ये निकालेंगे अपन। मैंने क्या कहा आपको कि उस पथ को हमने क्या कहा, अल्पांशों में विभाजित किया, तो अपने जो कार्य होगा वो भी अल्पांश के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो दैट्स मीन इसको हम किससे डिनोट करेंगे, DW से। DW से हमने डिनोट किया। ठीक है, तो DW क्या होगा, FDX, क्योंकि बल गुणा विस्थापन क्या होता है, अपना कार्य होता है। इसको लिख दिया हमने FDX। ओके, अब देखो, यदि हम जो कार्य किया था हमने विभव है ना, तो हम विभव जो मतलब हम मान लेते हैं E क्या होता है, F/Q होता है ना, Q0। और हमने जो परीक्षण आवेश माना है, क्या माना है, परीक्षण आवेश, उसका मान था क्या, +1 इकाई,
और इस स्थिति में क्या होगा, जो ई है वो क्या हो जाएगा, बल के विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, आया समझ में, कुछ आ रहा है ना, ऐसे लिख देंगे। अब देखो हमने एक अल्पांश के द्वारा किया गया कार्य निकाला है, अभी पहले इसको खोल लेते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी, ई डॉट डी क्या होता है, ई डी एक्स कॉस थीटा, ई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एक्स कॉस थीटा। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर साइड से इस तरफ है, और वहीं हम परीक्षण आवेश को कहां से कहां लेकर आए, अनंत से इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो जो एंगल का मान होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और देखो यदि मैं कहूं कि कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है अपने पास, -1 होता है, ठीक है भाई। तो देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब यहां से E का मान क्या है अपने पास, E का जो मान है, क्योंकि क्या cos 180 डिग्री का मान -1 लिख दिया हमने। अब जो E का मान क्या होता है, E का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा यार, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट देखो, अब यहां पे E का मान आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता ही है। तो इसको जो ये डी डब्ल्यू है, इसको पहले एक बार यही लिख लेते हैं एक स्टेप को, और कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सुनो आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने आर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर था उसमें जो दूरी थी आर ली गई थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। ध्यान रखना कभी कभी क्या एक्स की जगह पे मैं आर लिख दूंगा, तो उसको क्या है आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, और डी एक्स अब ना एज इट इज डी एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस क्यों आया, माइनस हमको पता है कि 180 डिग्री था, इसलिए क्या आया था, माइनस आया। अतः एकांक धनावेश को क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो ये तो हमने अल्पांश के कारण निकाला था, क्या निकाला था, अल्पांश के कारण निकाला था। लेकिन अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, भाई डी डब्ल्यू था और यहां पर क्या था अपने पास, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि टोटल किया गया कार्य हो जाएगा। और टोटल किया गया कार्य क्या होगा, माइनस बाहर और के क्यू भी बाहर निकाल लेंगे, और क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डी एक्स जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स होगा, क्या होगा, -1 अपॉन एक्स होगा। -1 अपॉन एक्स। और देखो अब इसमें लिमिट और लगाएंगे हम, क्योंकि हम कहां से लेकर आए, अनंत से बिंदु P तक, और P तक की दूरी क्या है, R है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी, इसकी लिमिट हो जाएंगी अनंत से R तक, अनंत से R तक, ठीक है। लिमिट लगाएंगे हम। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा, जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, के क्यू हो जाएगा। और इसको देखो, अब लिमिट लगाओ, लिमिट क्या होगा, एक्स की जगह पर हम आर रखेंगे, माइनस 1 अनंत। और आपको पता है 1 अनंत क्या होता है, 0 होता है। के क्यू 1/r, इसको क्या कर देंगे, -0, और W इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, निकल गया अपना, ड्राइव कर दिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। हम अब देखो इसको एक बार फॉर्मूला के लिख लेते हैं हम। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो W क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, किसी एकांक आवेश के कारण, सॉरी, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव है, वो W इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब देखो, मैं बोलूं कि भाई हमने जो फर्स्ट चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें के का मान स्थिर वैद्युत नियतांक था, उसका मान मैंने आपके लिए क्या लिखाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखाया था ना। तो इसके के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब मैं इसको आपसे यहाँ से ना थोड़ी अच्छी सी 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, देखो कि मैं यहाँ से आपको बताऊं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले, अब इसको प्रभावित किस प्रकार से किया जा सकता है। आप फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो जो अपना W है, किया गया कार्य है, वो क्या है, Q के समानुपाती हो रहा है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गए ना। फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं फिर हम, दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से, वाइट से लिखते हैं। जो W है, किया गया कार्य, वो समानुपाती हो Q1 के, और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और देखो समानुपाती है किसके, 1/r के, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्थिर वैद्युत नियतांक जो के है उसका मान लिखते हैं, तो ये परावैद्युतांक नियतांक जो होता है उसके भी क्या होगी, उस वो भी क्या इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये क्या होगा, W 1/k, के क्या है, स्थिर वैद्युत नियतांक। ठीक है, उसके क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अपन यहाँ पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा क्या है, इसको आप बताओ, अगली जो प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है, वो क्या होगी, एक तरह से सतह होगी। जो पथ है, अपना पथ है, जो Q0 आवेश को, एकांक आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। लेकिन उसका जो पथ है उसकी प्रकृति कैसी है, वो भी इस पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर जो अपना W है उसका मान क्या आएगा। दैट्स मीन आपको समझाने के लिए मैं कहूँ, ऐसा ही क्या होता है, घर्षण में होता है। क्योंकि यदि अपने पास जो कोई सतह है, दैट्स मीन आपको मैं बताऊं, जैसे कि ये मोबाइल है ना, इसकी जो सतह है अगर ये खुरदरी है, क्या है, खुरदरी है, तो हमने घर्षण जैसे करेंगे तो क्या अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चिकनी होगी तो कम लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पथ की प्रकृति पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। ये क्या है, पथ की प्रकृति पर, क्या, पथ की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो एक बार देख ले, दो बार देख लीजिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हमने निकाला, पहले हमने एक आवेश लिया, उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या था, P था,
उस पर क्या लाना था हमको, अनंत से, कहां से, अनंत से कोई परीक्षण आवेश, क्या परीक्षण आवेश जिसका इकाई होता है मान, उसको बिंदु पी तक लाना था। अब भाई पी तक हम कैसे लाएंगे, क्या है कि हमको पता थोड़ी है कि पूरी दूरी कितनी है, तो उसको क्या कहा, पहले छोटे छोटे अल्पांशों में हमने विभाजित किया, अल्पांश लिया हमने, उसका जो दूरी थी उसके मध्य दूरी थी वो क्या मान ली, dx मान ली। अब ए से बी तक मान लाने में किया तो अल्पांश, अल्पांश के कारण किया गया कार्य निकाल लिया, उसका क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया और पूरा कार्य निकल के आ गया। और अपना फॉर्मूला क्या निकला, अपना फॉर्मूला निकला के क्यू अपॉन आर। इसको पूछ, ध्यान रखना ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर और 4 मार्क्स यहां से आप उठा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हेडिंग पर आते हैं अपनी पर, देखो ये क्या है, हाँ, आवेश के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है हमको। अब ये तो छोटा सा ही डेरिवेशन होगा, इसको वैसे तो आप भी कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम मान लें कि अपने पास, हम देखो जैसे कोई, ये मान लिया हमने कोई निकाय है अपना, ये क्या है, ये कोई निकाय मान लिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर ये कोई निकाय है, थोड़ा विजिबल करने के लिए मैंने ये सर्कल माना, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैं बोलता हूं कि यहां पर कोई बिंदु, यहां पर कोई आवेश Q1 है, यहाँ Q2 है, यहां पर Q3 है और यहां पर क्या है, Q4 है, ठीक है भाई, निकाल लिया। अब मैं कहूं कि बिंदु यहां पर P स्थित है कोई, तो ये क्या गया, आवेशों का निकाय हो गया, पूरा क्षेत्र हो गया। तो इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। देखो मान लेते हैं कि किसी निकाय में n आवेश हैं, क्या है, माना कि किसी निकाय में n आवेश हैं, माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो मैं आपको रैंडमली एक बार कहूं कि किसी निकाय में आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, तो आप सोच के सीधे बता सकते हो कि किसी निकाय में जो टोटल आवेश हैं उनके कारण किसी बिंदु पर जो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, वह टोटल होगा, ठीक है, माना। और इनकी मान लेते हैं, इस पर बिंदु P पर निकालना है हमको, ठीक है, इनकी बिंदु P से और मानते हैं, और बिंदु P से इनकी दूरी क्रमशः R1 R2 R3 R4 R5 डॉट 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 मान सकते हैं हम Rn तक, ठीक है, हाँ। तो अब P पर कुल विभव निकालना है हमको, तो देखो P पर कुल विभव क्या होगा, कैपिटल V टोटल मान लें, इसको क्या मान लें, V टोटल, ये क्या होगा V1। और यहाँ पर जैसे थ्योरी में आप लिख सकते हो कि माना कि V1 के, सॉरी Q1 के कारण बिंदु पर विभव V1 है, Q2 के कारण V2 है, Q3 के कारण V3 है और Qn के कारण Vn है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ Vn प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। अमित
Vn, ठीक है। अब B1 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था फॉर्मूला अपने पास? क्या था फॉर्मूला अपने पास? क्या था फॉर्मूला? क्या था? के क्यू अपॉन आर था। क्या था? के क्यू अपॉन आर था, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ क्या मान लेंगे, के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू भाई, ठीक है। 1 2 ऐसे लिख देंगे, प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री प्लस डॉट 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 के क्यू एन अपॉन आर एन। यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरह से भाई? यहां से के ले लेते हैं कॉमन, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में, ऐसा थोड़ा अच्छा लगेगा। कि V टोटल इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n, और के को आप के क्यू वन के क्यू आई अपॉन आर आई ऐसे लिख सकते हैं ना भाई? ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हुआ, अब आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अपनी अब देखते हैं क्या है। अब देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कि कोई आप हमने देखा कोई निकाय है अपने पास, क्या है, कोई निकाय है। जैसे कि ये हमने मान लिया, ये क्या है, कोई अपने पास निकाय मान लिया हमने। ये क्या है, अपने पास कोई निकाय है। अब मैं कहूं कोई यहां पर इसमें जैसे Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, ऐसे ही डॉट 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 Qn आवेश, इनको लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा और उसमें कुछ ऊर्जा भी लगेगी। तो वो क्या होगी, वो होगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए, अर्थात आवेशों को स्थिति प्रदान करने के लिए किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। लिखानी पड़ेगी क्या? चलो लिखा देते हैं, आवेश का निकाय का निर्माण करने के लिए आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए अथवा आवेशों को क्या स्थिति प्रदान करने के लिए आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए
अथवा आवेशों को स्थिति प्रदान करने के लिए किया गया कार्य किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई। अब मैं कहूं यदि Q आवेश को V विभव में लाया जाए, यदि Q आवेश को विद्युत विभव, यदि Q आवेश को विद्युत विभव में लाया जाए, मतलब विद्युत विभव V में लाया जाए, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U, ठीक है, तो क्या होगी? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q भी हो जाएगी, और W की जगह हम क्या लिख देंगे? W की जगह हम W की जगह हम क्या लिख देंगे? U, और U इज इक्वल टू QV। ये क्या हो गया? अपना फॉर्मूला हो गया किसका? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, यहां तक ड्राइव हमने कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या है कि दो आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। ठीक है, तो देखो इसको बिल्कुल सिंपल है, इसको क्या करेंगे, देखो हमने जैसे इसका बिल्कुल सरल है, ये कभी कभार वैसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु क्या है? ए है, और ये बी है, इस पर क्यू आवेश है और इस पर क्यू नॉट आवेश को हमको लाना है क्या? ठीक है, Q1 या Q1 हम इसको वैसे मान लिख सकते हैं कि इसको Q1 मान लें और इसको क्या मान लें? Q2 मान लें। ठीक है, देखो अब Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकाल देंगे हम। ए तक लाने में Q1 आवेश को, हाँ पहले भाई देखो हमारे पास से ये क्या है? खाली एक बिंदु है ए तक लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अब क्या हुआ? मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि W इज इक्वल टू QV होता है, तो अपने Q1 आवेश है अपने पास, तो मैं कहूं कि हाँ कि अपना इसको क्या कर लेंगे भाई, Q1 आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो अपन W1 मान लेंगे, तो W1 क्या होगा? W1 इज इक्वल टू Q1। अब देखो भाई हम किसी यहाँ बिंदु पर ला रहे हैं, वो बिंदु ए पर विभव क्या है? 0 है। यहाँ पे कोई विभव थोड़ी है, कोई पहले यहाँ पे कोई आवेश ही नहीं था अपने पास। अगर आवेश ही नहीं था तो विभव कहां से आएगा? तो विभव का मान क्या है? 0 है। सिंपल सी बात है, क्योंकि चूंकि ए पर विभव क्या है? विभव V इज इक्वल टू 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब निकालेंगे हम बिंदु बी पर Q2 आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। क्या निकालेंगे? Q2 आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो W2 क्या हो जाएगा? W2 इज इक्वल टू Q2। अब भाई Q2 को तो हम लाने में किया गया कार्य Q1 निकाल लेंगे, लेकिन देखो इसमें अब Q1 अपने पास इस निकाय में है, Q1 आवेश है, तो इसके कारण Q2 पर विभव लगेगा। तो Q1 का बिंदु B पर विभव, तो ठीक है, B का मान क्या होगा? Q2 इंटू Q1 के कारण B पर विभव। पहली स्थिति क्या थी अपनी? पहली स्थिति में क्या था? हमारे पास कोई क्या नहीं था? आवेश नहीं था, उस स्थिति में विभव भी नहीं था। लेकिन अब हमारे पास इस निकाय में Q1 आवेश है, और Q1 आवेश के कारण Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा? विभव उपस्थित होगा। तो क्या कर देंगे? W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा? के Q1 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हम यहां पे लिख लेते हैं। देखो देखो यहां फॉर्मूला लिखते हैं इसका, है ना, कि अपने पास अब W3 से लिख लेते हैं, इसको लिख देंगे W टोटल, या फिर हम कैपिटल W से उसका मान निकाल सकते हैं। तो हाँ देखो यहां देख लो, आप पहले एक बार, है ना, तो अपने पास W टोटल क्या हो जाएगा? के Q2 अपॉन R। ऐसे ही अगर अब हम क्या निकालेंगे कि दो आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U, और U को अपन कैसे लिखेंगे? U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला अपना पास ड्राइव हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दो आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, टाइम देख कितने? ठीक है भाई, देखो तो अपने पास दो आवेशों के कारण निकालनी अपने निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई, थोड़ा प्रॉब्लम था ना। देखो Q2 आवेश के कारण, हाँ सॉरी, दो आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने निकाल ली। अब क्या निकालेंगे? तीन आवेशों के लिए, तीन आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन अपने करते हैं हम। दो आवेशों के लिए निकाल ली हमने ना, तीन आवेशों के निकाय के लिए के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। स्थित ऊर्जा निकालेंगे। विभव गलती से लिख गया है, तीन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव नहीं है, ये स्थित ऊर्जा है, ध्यान रखना भाई।
हाँ लिखो, देखो कि तीन आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं हम पहले ना, डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ में आता है। देखो मैंने माना कि ये कोई निकाय है, ठीक है, और यहां पर कोई बिंदु आवेश रखे हुए हैं अपने पास, क्या मान लेते हैं, बिंदु आवेश। ये मान लो अपने पास Q1, ये Q2 और ये Q3। ठीक है भाई, कि हमने एक मान लिया ये कोई निकाय है ना, तीन आवेशों के लिए निकाल रहे हैं, और इस पर क्या लिखा हुआ है कि ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, और देखो इनके मध्य बीच की दूरी, इसको मतलब मैं मान लूं Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या है, R12, ऐसे ही Q2 से Q3 के बीच में R23, एंड ऐसे ही Q3 से Q1 से Q3 के बीच में R13, इनके बीच क्या है, दूरी मान लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये मान ली। अब देखो Q1 आवेश के कारण, अब हमारे पास कोई निकाय है, उसमें कोई भी आवेश नहीं है, उसमें Q1 आवेश के कारण बिंदु ए तक, Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, Q1 आवेश को, इसको मान लो, देखो इसको क्या मान लें, बिंदु ए मान लें, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी। ठीक है, देखो ये अपने पास बिंदु ए, बिंदु बी एंड बिंदु सी, Q1 आवेश को, Q1 आवेश को, Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, क्या होगा, अपने पास फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू QV, तो W1 से हम इसको डिनोट कर लेंगे कि W1 इज इक्वल टू Q1 के कारण लिखा रहे हैं तो Q1, और देखो जब भाई हमारे पास निकाय है, इसमें कोई भी आवेश है नहीं, तो इसके क्या होगा, विभव क्या होगा, जीरो होगा, विभव बिल्कुल होगा नहीं, तो विभव क्या, जीरो।
और ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बिंदु ए पर विभव क्या है? बिंदु ए पर विभव क्या है? 0 है। ठीक है भाई, तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या निकालेंगे हम? Q2 आवेश के कारण। किसके कारण? Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश को, सॉरी, Q2 आवेश को, Q2 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। देखो, अब इसको कैसे कैसे लिखेंगे? W2 से लिखेंगे। W2 इज इक्वल टू, अब Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में कार्य कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा भाई? अपने पास हम Q1 आवेश को ऑलरेडी क्या लेकर आ चुके हैं? A1 बिंदु पर, A बिंदु पर लेकर आ चुके हैं। अब इस पर क्या होगा? Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर क्या होगा? विभव लगेगा। इस स्थिति में तो Q2 इज मतलब W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू क्या हो जाएगा? Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, A पर विभव। तो W2 इज इक्वल टू क्या होगा? Q2 इंटू, देखो अब Q1 क्या होता है अपने पास? के Q1 अपॉन R होता है। तो A1 पर विद्युत मतलब Q1 के कारण A पर विभव क्या हो जाएगा? के Q1 अपॉन R हो जाएगा। के Q1 अपॉन R1 2। ठीक है, क्यों Q1 के कारण Q2 क्यों B पर लगाना, तो Q1 से B, A से B की दूरी क्या है? R12 है। ठीक है भाई, क्या है? R12। तो यहाँ R12 हो गया। तो W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन R12। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम निकालते हैं Q3 पर। Q3 आवेश को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, निकालो। अब देखो, Q3 आवेश को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य। अब क्या होगा? अब एक बार आप समझ लो, हम पहले क्या लाए थे? A बिंदु पर Q1 को लेकर आए थे। उस स्थिति में क्या था? कोई आवेश हमारे पास था नहीं, और आवेश हम नहीं था तो कोई विभव भी नहीं था। उसके बाद क्या, हम Q2 आवेश को B पर लेकर आए। लेकिन B पर जब हम लेकर आए, इस स्थिति में क्या था कि हम Q1 आवेश को ऑलरेडी A पर ला चुके थे। तो इस स्थिति में A पर जो बिंदु था Q1 था, Q1 आवेश था, उसके कारण बिंदु B पर विभव लग रहा था। ठीक है, अब क्या होगा? जब हम C पर किसी बिंदु को, किसी आवेश को बिंदु C पर लेकर आ रहे हैं, तब क्या होगा? एक तो Q1 को हम, अब इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? Q1 को ऑलरेडी A पर ला चुके हैं, और Q2 को ऑलरेडी क्या लेकर आ चुके हैं? B पर लेकर आ चुके हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? Q1 के कारण भी Q3 पर विभव लगेगा, और Q2 के कारण भी C पर, बिंदु C पर विभव उत्पन्न होगा। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, अब नेक्स्ट हेडिंग नहीं, Q3 आवेश को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य। अब क्या होगा कि W3 इज इक्वल टू, W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू Q1 के कारण बिंदु C पर तथा Q2 के कारण
बिंदु सी पर विभव। ठीक है, देखो अब W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू Q1 के कारण क्या निकलेगा के Q1 अपॉन R12 प्लस के Q2 के कारण क्या लग रहा है के Q2 अपॉन R23। ठीक है भाई, ठीक है, देखो W3 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कहूँ आपसे कि W टोटल मतलब तीनों आवेशों को बिंदु मतलब तीनों आवेशों को निकाय में लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य क्या होगा, तो वही तो क्या होगी अपनी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो W टोटल क्या होगा इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, देखो W टोटल क्या होगा, W टोटल इज इक्वल टू W1 क्या था अपने पास 0 था एंड W2 क्या था, देखो W2 क्या निकल के आया था के Q1 Q2 अपॉन R12 है ना, के Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, प्लस W2 का मान हमने लिख दिया, W3 क्या था क्या है के Q1 Q3 अपॉन ये Q3 होगा है ना R13। ठीक है, प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है भाई, ये निकल के आता है अपने पास। ठीक है, ये निकल गया, ये तो अपना क्या निकल गया 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू इसको देखो, इसमें अपने पास क्या है Q1 Q2 है और एक क्या है, एक तरह से क्या है R है, तो इसके लिए 2 समेशन हमको लगाने पड़ेंगे, 2 समेशन लगाएंगे इसमें ना, 2 समेशन लगाओ। देखो इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं एक बार है ना, U इज इक्वल टू I from 1 to N and J is from
1 to n, ठीक है। Q1 Q2 लिखना है हमको ना। तो K तो है ही अपने पास, जो स्तर वैद्युत नियतांक है K Q I J अपॉन R I J। अब देखो इस स्थिति में ना हम इसमें एक ये और लिखेंगे 1/2। अब ये मैंने कहा कि ये कैसे लिखेंगे, ये क्यों लिखेंगे, ये इसलिए लिखेंगे भाई कि हम n आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए समीकरण, मतलब समीकरण 21 नंबर अपने पास क्या थी, ये तो 21 नंबर अपनी 4 हो गई, ये तो 21 नंबर अपनी क्या हो गई 4, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में हमने गुणक क्या लगाया 1/2। गुणक इसको क्या लगाया, क्यों लगाया, इसलिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि स्थित ऊर्जा के सूत्र में एक आवेश युग्म केवल एक बार आए, ठीक है भाई। 3 आवेश हैं कि मैंने देखा यहाँ पे लिखा था 1 2 1 3 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 3 1 3 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसलिए लगाया हमने, ठीक है, दोहराया नहीं। तो हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या क्या किया, यहाँ तक पहुंच गए। इससे अगली हेडिंग अपने पास क्या होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेक्चर काफी लंबा खिंच चुका है, इसलिए आगे की जो ये हेडिंग है, ये टॉपिक है, हम अगले लेक्चर में करेंगे। और ठीक है, तो ठीक है, इसको अगले लेक्चर में करेंगे। और हमारे क्या है कि हम सिरेबार कराते जा रहे हैं चैप्टरों को, ठीक है। तो आप अगर हम ना यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छी तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एंड व्हाट्सएप अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट को भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल सिरेबार मिल जाएंगे। तब तक के लिए और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नॉलेजेबल वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या अपना चल रहा है चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों। बंद क्यों ना कर रहा है।